ये कहानी एक रियल दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की जान गई थी। आखिर क्या है उस घटना की पूरी सच्चाई, ये जानने के लिए आपको इस स्टोरी को अंत तक देखना होगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार वेब सीरीज को, जिसका नाम है द रेलवे मैन। कहानी की शुरुआत में हम एक न्यूज रिपोर्टर की आवाज सुनते हैं, जिसका नाम कुमावत है, जहाँ ये सबको बता रहा होता है कि भोपाल गैस हादसे में 15,000 लोगों की जान जा चुकी है, जिसका आरोप 3 लोगों पर लगता है, गोखले, मनोहर और एडरसन। इन तीनों में एडरसन उस कार्बाइड फैक्ट्री का मेन इंचार्ज होता है और अब यहाँ से पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक हिरासत में नहीं रहते, यानी कि ये पैसों की दम पर जल्दी रिहा हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी एक अमेरिकन कंपनी थी। इसलिए वहाँ पर एडरसन को उस समय सरकारी प्लेन से अमेरिका वापस भेज दिया गया था। अब ये सब देखकर उस न्यूज रिपोर्टर कुमावत को बहुत दुख होता है, और हो भी क्यों ना, आखिर 15,000 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले हत्यारे इतनी आसानी से छूट जो जाते हैं। लेकिन कुमावत यहाँ पर चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं इफ्तिकार सिद्दीकी को, जो कि एक भयानक सपना देखकर अपनी नींद से जाग जाते हैं। और ये वक्त होता है सन 1984 का, यानी कि गैस लीक होने के 16 घंटे पहले का समय। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिद्दीकी भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर पदस्थ होते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी उनकी तरह ही रेलवे में जॉब करे। लेकिन उनका बेटा वो तो भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में काम करना चाहता है, क्योंकि इस कंपनी में सैलरी ज्यादा मिलती थी। लेकिन ये बात सिद्दीकी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके बाद सिद्दीकी अपनी जॉब पर निकल जाते हैं। उसके बाद हम भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को देखते हैं, जहाँ पर सायरन की आवाज होने के कारण सभी कर्मचारी इधर उधर अफरा तफरी मचा रहे होते हैं। जहाँ पर एक आदमी कहता है कि यहाँ पर गैस लीक हुई है और हम इसे फ्लेयर पाइप में चला दें क्या, जिसपे वहाँ फैक्ट्री का इंजीनियर, जिसका नाम कमरुद्दीन है, वो वहाँ पर बताते हैं कि फ्लेयर पाइप तो पिछले 3 महीने से खराब है। इतना कहकर वो MIC टैंक को चेक करने चले जाते हैं, यानी कि अगर वो टैंक गर्म हुआ तो वो फट सकता है और उसी टैंक से गैस लीक होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। लेकिन जब कमरुद्दीन उस टैंक को चेक करता है तो वो बिल्कुल ठंडा होता है, यानी कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब वहाँ थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यहाँ पर कोई गैस लीक नहीं हुई थी, बल्कि गैस के ज्यादा प्रेशर होने से दबाव के कारण ही सिक्योरिटी अलार्म बज गया था। तभी वहाँ पर मिस्टर मैटसन नामक व्यक्ति आता है, जो कि उस पूरी कंपनी को संभालता है। वो वहाँ पर कहता है कि अब से ये सायरन दोबारा नहीं बजना चाहिए, भले ही चाहे किसी की जान क्यों न चली जाए। इसके बाद हम कुमावत को देखते हैं, जो कि एक लड़के से बात कर रहा होता है, और इस लड़के का नाम होता है इमाद रियाज। और यहाँ पर कुमावत, जो कि एक रिपोर्टर है, वो इमाद से उस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बारे में जानकारियां ले रहा होता है, क्योंकि इमाद का घर उस फैक्ट्री के पास होता है। साथ ही साथ इमाद कुछ समय पहले उस फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम करता था। अब इमाद यहाँ उसे बताता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री पेस्टिसाइड्स बनाती है, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC से बनता है। जिस पर कुमावत उससे पूछता है कि इस MIC से क्या नुकसान है, जिस पे इमाद कहता है कि MIC को वहाँ के इंजीनियर वहाँ का डायनामाइट बताते हैं, यानी कि MIC केमिकल पूरी फैक्ट्री का सबसे खतरनाक केमिकल है, जो कि पल भर में लोगों की जान ले सकता है। इसलिए इस गैस को वहाँ कंपनी में बड़े बड़े सीमेंट के चैम्बरों में रखा जाता है, ताकि इसके कांटेक्ट में कोई ना आ पाए। यहाँ तक कि इस MIC केमिकल में पानी की एक बूंद पड़ जाए तो ये गैस बनकर जहर बन जाएगी, जिसमें सांस लेते ही इंसान तुरंत मर जाएगा। तभी वहाँ पर इमाद की माँ उससे कहती है कि आज तेरा रेलवे में नौकरी का पहला दिन है, इसलिए तू अपना समय यहाँ पर बर्बाद मत कर और जल्दी से अपनी जॉब पर जा। अब अगले ही सीन में हम कमरुद्दीन को देखते हैं, जो कि मैटसन से कहता है कि हमारी फैक्ट्री के सारे इक्विपमेंट खराब होते जा रहे हैं, और तो और कुछ चीजें तो बहुत बुरी हालातों में है, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फैक्ट्री कैसे चल पाएगी। जिस पर मैटसन उससे कहता है कि मैंने ऊपर बात कर रखी है, और जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आएगा वैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा। और दोस्तों, सन 1982 में इस कंपनी पर पहले भी कई सवाल उठाए जा चुके थे, जिसे उस समय टाइसन रिपोर्ट कहा गया था, और इसी रिपोर्ट में कंपनी की सभी गलतियां डिटेल्स में थीं। और यहाँ पर मैटसन कंपनी की उसी रिपोर्ट को देख रहा था। उसे देखते देखते ही वो कहता है कि ना तो ये जांच होती और ना ही कंपनी लॉस में जाती। खैर, अब हम कुमावत को देखते हैं, जो कि इमाद से उस कंपनी की और डिटेल्स पूछता है, जिसपे इमाद कुमावत को बताता है कि उस फैक्ट्री की टाइसन रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। साथ ही साथ वो बताता है कि एक बार फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी थी, जिसका नाम मोहम्मद अंसारी था, और वो मेरे बड़े भाई जैसा था। और यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम हॉस्पिटल में मोहम्मद अंसारी को देखते हैं, जिसका वहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा होता है। और यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि MIC गैस के प्रभाव के कारण इसके लंग्स पूरी तरह से खराब हो गया था, यानी कि इस गैस के कारण ही इसकी मृत्यु हुई।
उसके बाद कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ पर हम स्टेशन मास्टर सिद्दीकी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने जूनियर कर्मचारी जिसका नाम प्रसाद होता है, वो उससे कम्युनिकेशन वायर के ठीक होने की रिपोर्ट पूछते हैं कि अभी तक वो वायर रिपेयर हुई या नहीं। लेकिन प्रसाद काम के प्रति थोड़ा ढीला ढाला होता है, इसलिए वो वहाँ टाल मटोल करने लगता है। जिसके बाद खुद सिद्दीकी वहाँ पर कम्युनिकेशन लाइन का इंस्पेक्शन करने खुद ही चले जाते हैं। दरअसल यहाँ पर इसी वायर के जरिए ही बाकी के स्टेशनों से कांटेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर सिद्दीकी देखते हैं कि यहाँ पर काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ और यहाँ पर वर्कर भी आराम फरमा रहे होते हैं। और यह सब देखकर सिद्दीकी प्रसाद से कहते हैं कि मुझे कैसे भी शाम तक ये सारी लाइनें क्लियर चाहिए। जिसके बाद प्रसाद भी डर के हाँ कह देता है। अब हम उधर इमाद को देखते हैं, जो कि अपनी नई नौकरी पर जाते जाते ही कुमावत से कहता है कि आज आपको टाइसन रिपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अपने एक खास आदमी से उसे लाने को बोला है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब इमाद यहाँ सिद्दीकी के पास आता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि आज मेरा जॉब में पहला दिन है। जिस पर स्टेशन मास्टर सिद्दीकी उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जिसपे इमाद उनके सवालों का सही जवाब देता है, यानी कि वो सिद्दीकी के ओरली टेस्ट को पास कर लेता है। जिसे देख सिद्दीकी भी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो उससे कहते हैं कि आज रात को तुम्हें एक मालगाड़ी को ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करना है और उसकी रिपोर्ट तुम्हें लोको पायलट को बतानी है। और इसके बाद तभी वहाँ पर एक महिला आती है जिसका नाम विजया है और वो भी रेलवे की कर्मचारी होती है। जहाँ पर वो सिद्दीकी को कहती है कि सर आपको याद है ना, आज मेरी बेटी की शादी है और इसमें आपको जरूर आना है। जिसपे सिद्दीकी उनसे कहते हैं कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हम गैस लीक होने के 13 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर न्यूज में बताते हैं कि एक सांसद को लूटने के जुर्म में पुलिस एक आरोपी को ढूंढ रही है, जिसे सब लोग एक्सप्रेस बैंडेट कहते हैं, क्योंकि उसने आज तक 27 लोगों को लूट चुका है और वो अभी तक किसी के भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद हम एक्सप्रेस बैंडेट को देखते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को लूटने ही आया था, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले उसे पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। इसके बाद वो एक सरकारी क्लर्क से मिलता है, जो कि उसी के साथ मिला होता है। जहाँ पर एक्सप्रेस बैंडेट उससे कहता है कि अब मुझे एक बड़ा हाथ मानना है, जिसके बाद मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। तब वो क्लर्क उसे अपने रजिस्टर में डिटेल्स देखकर बताता है कि किस रेलवे स्टेशन में कितना पैसा है। जहाँ पर वो चोर देखता है कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए कैश पड़े हुए हैं, यानी कि अब उस चोर को उसका टारगेट मिल चुका था। इसके बाद हम गैस लीक होने से ठीक 4 घंटे पहले का समय देखते हैं, जहाँ पर इमाद नाइट ड्यूटी पर जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे किसी का फोन आता है और ये फोन होता है अंसारी की वाइफ साजिया का। अंसारी वही व्यक्ति होता है जिसका MIC गैस के प्रभाव के कारण फेफड़े खराब हो जाने से मौत हुई थी। खैर, अब अंसारी की वाइफ साजिया यहाँ इमाद से कहती है कि आज वो गोरखपुर ट्रेन से भोपाल आ रही है। जिसपे इमाद उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपको स्टेशन पर ही मिलूंगा। जिसके बाद इमाद वहाँ बैठी नफीसा से पूछता है कि कमरुद्दीन भैया हमें टाइसन रिपोर्ट लाकर देंगे ना, यानी कि कमरुद्दीन जो कि उस फैक्ट्री का इंजीनियर होता है, वो फैक्ट्री का चिट्ठा खोलने में, उसका काला सच उजागर करने में उनकी मदद कर रहा था। अब यहाँ पर उसकी वाइफ नफीसा इमाद से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो सबकी जान बचाने के लिए इस काम को करके ही रहेंगे। साथ ही साथ वो वहाँ पर इमाद को एक मास्क भी दिखाती है, जो कि कमरुद्दीन ने घर पर लाया होता है, ताकि उसकी वाइफ और उसके होने वाले बच्चे को कुछ ना हो। खैर, अब हम दूसरी तरफ कमरुद्दीन को देखते हैं, जो कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों के जाने के बाद वो मैटसन के ऑफिस में जाकर टाइसन रिपोर्ट की जेरोक्स कॉपी कर लेता है और फिर वो सीधा रिपोर्टर कुमावत को फोन करके बताता है कि वो टाइसन फाइल उसे मिल गई है, तुम घर आकर इसे ले जाना। इसके बाद हम वहाँ पर फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों को देखते हैं, जो कि वहाँ पर पाइप की साफ सफाई के लिए आए हुए थे, जिसमें एक सीनियर वर्कर दूसरे से फैक्ट्री में पानी का प्रेशर खुलवा देता है, ताकि उस फैक्ट्री की सारी पाइप अच्छे से साफ हो जाए। और फिर वो दोनों वहाँ पर वाटर प्रेशर को सेट करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम सिद्दीकी को देखते हैं, जो कि अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में जाने से पहले विजया की बेटी की शादी में जाते हैं और वहाँ उन्हें देखकर विजया और उनकी बेटी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सिद्दीकी विजया की कई बार मदद भी कर चुके होते हैं। इसलिए विजया और उनकी फैमिली सिद्दीकी को अपनी फैमिली मेंबर जैसा ही मानते हैं। इसके बाद जैसे ही सिद्दीकी का ड्यूटी पर जाने का टाइम होता है, वो वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं इमाद लोको पायलट के पास जाता है, जहाँ पर वो लोको पायलट इमाद का काम पर पहला दिन होने पर उससे काफी सवाल जवाब करता है। जिसके बाद फिर इमाद के सीनियर उसे ट्रेन का इंजन ऑन करने को कहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो इंजन पुराना था, इसलिए वो इंजन वहाँ पर ऑन नहीं होता। जिसके बाद उसके सीनियर उस इंजन को चालू करने में उसकी मदद करते हैं। साथ ही साथ वो इमाद से कहते हैं कि ट्रेनिंग तो तुमने पूरी की है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। खैर, अब वहीं दूसरी तरफ हम उस फैक्ट्री में देखते हैं कि वहाँ पर पानी की सभी पाइपें लीक हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर सीनियर वर्कर ये कहता है कि ये तो यहाँ पर आम बात है। जिसके बाद वो चाय पीने निकल जाते हैं
और कुछ देर बाद ही यही पानी MIC टैंक तक पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सिद्दीकी स्टेशन पर पहुंचकर देखते हैं कि वहां पर एक पुलिस वाला किसी से बहस कर रहा होता है और ये वही एक्सप्रेस बैंडेड चोर है जो कि भोपाल स्टेशन का कैश लूटने आया होता है। अब ये यहाँ पर सिद्दीकी को अपनी बातों में ले लेता है। वो उसे बताता है कि मुझे यहाँ खबर मिली है कि यहाँ पर एक्सप्रेस बैंडेड नामक चोर चोरी करने की फिराक में है, इसलिए मैं यहाँ उसे पकड़ने आया हूँ। जहाँ सिद्दीकी उससे कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ आराम करिए, तब से मैं अपने सीनियर से ऊपर इस बारे में बात करता हूँ। इसके बाद सिद्दीकी उस दिन का जमा किया हुआ पूरा कैश स्टेशन के लॉकर में डाल रहे होते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए वो चोर देख रहा होता है। और वहीं प्रसाद भी उन वर्करों से कम्युनिकेशन लाइन सेट करने को बोल रहा होता है। वो कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी ठीक करो वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसपे सामने से उसे वो आदमी बताता है कि एक लाइन क्लियर हो गई है और बाकी में थोड़ा और टाइम लगेगा, इसलिए आप बाकी स्टेशनों पर इन्फॉर्म कर दो कि कुछ टाइम तक कम्युनिकेशन नहीं आएगा। और प्रसाद ये सुनकर अपने घर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो लाइन कल ही सही हो पाएगी। अब वहीं दूसरी तरफ उस फैक्ट्री का एक इंजीनियर देखता है कि MIC टैंक के चैम्बर से अलार्म बज रहा है, इसलिए वो सीधा उसे चेक करने के लिए चला जाता है। और वहां पहुंचकर जैसे ही वो MIC टैंक के चैम्बर को छूता है तो वो देखता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही हीट हो रहा है, यानी कि अब ये चैम्बर कभी भी किसी समय भी ब्लास्ट हो सकता है। तभी हम वहां पर कमरुद्दीन को देखते हैं जो कि अपनी शिफ्ट खत्म करके स्कूटर से घर जा रहा होता है। तभी वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे गेट पर वॉकी टॉकी देकर कहता है कि सर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम है। जिसके बाद वो देखता है कि वहां पर तो गैस लीक होना शुरू हो गई है। और अब कमरुद्दीन ये सब देखकर सीधे अंदर फैक्ट्री की तरफ भागता है, जहां अंदर पहुंचकर वो देखता है कि इस समय टेम्परेचर बहुत हाई है। जिसके बाद वो वहां के कर्मचारी जिसका नाम एहसान होता है उसे बुलाता है, जो कि यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आया था। और अब उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि उसने पाइप में पानी छोड़ने से पहले मेटल डिस्क को लगाना भूल गया था। और दोस्तों मेटल डिस्क वहाँ पर इसलिए लगाई जाती है जिससे पानी MIC टैंक तक ना पहुँचे। अब यहाँ पर कमरुद्दीन पूरी फैक्ट्री को खाली करने का ऑर्डर दे देता है वरना सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ ही पलों में उस गैस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और वहाँ पर मौजूद लोग उससे तड़प तड़प कर मरने लगे थे। जिसके बाद कमरुद्दीन भी अपने फेस में रुमाल बांधकर वहाँ सबको बचाने निकल जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले पानी के वाल्व को बंद करता है। तभी एक वर्कर वहाँ उससे कहता है कि हम इस गैस को क्यों न फ्लेयर पाइप में डालकर जला दें, जिससे कमरुद्दीन उसे बताता है कि वो तो काफी समय से खराब पड़ा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते और अब हम यहाँ पर इस गैस को केवल दूसरे चैम्बर में डाल सकते हैं ताकि इसका असर कुछ कम हो सके। जिसके बाद कमरुद्दीन अधमरी हालत में भी उसी काम को करने के लिए चला जाता है। अब वहाँ पर उसे एक भी खाली चैम्बर नहीं मिलता। जिसके बाद वो MIC चैम्बर से बाकी चैम्बरों का भी कनेक्शन काट देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये पूरी गैस बाहर निकल गई तो इससे पूरा का पूरा भोपाल खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर MIC का चैम्बर हीट होने के कारण वहीं पर फट जाता है और कमरुद्दीन की भी वहीं पर मौत हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर इस स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 2 की शुरुआत में गैस लीक होने से 14 महीने पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम अंसारी की बीवी साजिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। और वहाँ पर अंसारी का पोस्टमार्टम चल रहा होता है, जहाँ पर उनसे मिलने इमाद आता है और साजिया उसे वहाँ पर बताती है कि फैक्ट्री में गैस को सूंघने की वजह से ही इनके लंग्स यानी कि फेफड़े काम करना बंद कर दिए थे, जिसके बाद खून की उल्टी करके इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जिसपे इमाद यहाँ उससे कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं अंसारी भाई को न्याय जरूर दिलवाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं इटारसी जंक्शन को, जो कि भोपाल स्टेशन से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी स्टेशन मास्टर से अपने सामान के बारे में पूछ रहा होता है और इस स्टेशन मास्टर का नाम होता है विनोद। लेकिन विनोद उसे ठीक तरह से बात भी नहीं करता और वो उसे वहाँ से धुतकार कर भगा देता है। तभी वहाँ पर एक और कर्मचारी स्टेशन मास्टर विनोद से कहता है कि भोपाल से अभी तक कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है। जिसपे वो स्टेशन मास्टर विनोद उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना काम करो। उसी समय रेलवे का एक कर्मचारी वहाँ आकर बताता है कि रेलवे के GM रति पांडे इंस्पेक्शन करने यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर रति पांडे का नाम सुनते ही सभी लोग सहम जाते हैं। जिसके बाद वो स्टेशन मास्टर वहाँ कहता है कि ये सनकी आदमी यहाँ पर आकर उन्हें अब जीने नहीं देगा। जिसके बाद वहाँ सभी के सभी कर्मचारी स्टेशन की व्यवस्था को ठीक करने में लग जाते हैं। और अब इधर हम साजिया और उसके बच्चे को देखते हैं जो कि गोरखपुर ट्रेन से भोपाल के लिए आ रही होती है और उसके सामने वाली सीट पर हम एक महिला और उसकी बच्ची को देखते हैं जो कि वहाँ पर थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद कुछ लोग सिखों को लेकर आपस में बहस करने लग जाते हैं क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने उन्हें मार दिया था और वो एक सिख था, इसलिए वहाँ पर कुछ लोग सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मार
मर रहे होते हैं। अब वहाँ पर ट्रेन का गार्ड सबको समझाता है। और दोस्तों यहाँ पर साजिया के सामने जो औरत बैठी होती है वो भी एक सिख होती है, जिसके फेस के एक्सप्रेशन से साजिया भी वहाँ समझ जाती है। उसके बाद हम गैस लीक होने के 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इमाद ने माल गाड़ी को कंप्लीट कर लिया है और जिसके बाद वहाँ से सबके जाने का समय हो जाता है। जिसके बाद इमाद का सीनियर बाथरूम करने के लिए इंजन से बाहर जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है उसे अचानक से खांसी आना शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम भोपाल स्टेशन के यात्रियों को देखते हैं जो कि वेटिंग रूम में बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर स्टेशन पर विजया भागते हुए वहाँ सिद्दीकी के पास आती है, जहाँ पर वो उससे 250 रुपए मांगती है क्योंकि वहाँ शादी में भोजन कम पड़ गया होता है और हलवाई उससे पैसे अधिक मांगने लगता है, जहाँ पर सिद्दीकी के पास केवल 170 रुपए ही होते हैं। इसलिए वो वहाँ पर उस नकली पुलिस वाले से कुछ पैसे देकर विजया को दे देता है और ना चाहते हुए भी उस चोर को भी पैसे देने पड़ जाते हैं। अब जैसे ही विजया वहाँ से पैसे लेकर जाने लगती है तभी वहाँ पर वो देखती है कि सभी लोग स्टेशन पर तड़प तड़प के मर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम इमाद के सर को भी देखते हैं जो कि बाथरूम से लौटते ही खांसते हुए इमाद से कहते हैं कि यहाँ पर सड़ी गोभी जैसी बदबू आ रही है। इतना कह के वो भी जमीन पर गिर जाते हैं, यानी कि उनकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। अब यह देखते ही इमाद वहाँ पर समझ जाता है कि MIC गैस भोपाल में फैलने लगी है, इसलिए वो वहाँ पर इंजन को बंद करके उसमें ही बैठ जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम विजया की बेटी को देखते हैं जो कि अपनी माँ को ही ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी उसे बताती है कि तुम्हारी माँ स्टेशन की तरफ पैसे लेने गई है, जिसके बाद वो भी स्टेशन की तरफ निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ गैस की वजह से वहाँ लोग मरना शुरू हो जाते हैं और स्टेशन पर विजया भी अधमरी हालत में होती है। फिर वहीं इमाद भी देखता है कि सभी लोग वहाँ पर मरे पड़े हुए हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर जिंदा होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ इंजन के अंदर ले आता है। और गैस से बचने के लिए इमाद ने पहले ही मुंह में कपड़ा बांधा हुआ था। उधर दूसरी तरफ हम सिद्दीकी के घर वालों को देखते हैं जो कि गैस के प्रभाव से बचने के लिए हवा के विपरीत दिशा की ओर जाने लगते हैं ताकि इससे वो बच सकें। अब वहीं स्टेशन पर सिद्दीकी अंदर ऑफिस में बैठे होते हैं क्योंकि उनका ऑफिस बंद होने के कारण सेफ होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब वो बाहर देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा अपने भाई की लाश लिए खड़ा है तो वो हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सिद्दीकी और वो चोर बाहर आकर देखते हैं तो बाहर आधे से ज्यादा लोग वहाँ पर तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं। इसलिए वहाँ पर सिद्दीकी सबकी जान बचाने लगता है, लेकिन वो भी वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तभी वो चोर वहाँ कहता है कि हम अपने ऑफिस में ही सेफ हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर सारी भीड़ सिद्दीकी के ऑफिस में घुस जाती है। कुछ लोग तो वहाँ पर ऑफिस के अंदर जाने के लिए खिड़की दरवाजों को तक तोड़ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता। यह देखकर सिद्दीकी सबको वहाँ पर वेटिंग रूम में जाने का इशारा करता है और सभी बचे हुए लोग वेटिंग रूम में पहुंचकर उसका गेट अंदर से बंद कर देते हैं ताकि उस रूम में बाहर से कोई भी हवा ना आ पाए। और उन्हीं लोगों में सिद्दीकी विजया को भी अधमरी हालत में अंदर ले आता है, लेकिन विजया अंदर आके अपना दम तोड़ देती है। और वहीं विजया की बेटी बाहर अपनी माँ को यानी कि विजया को ही ढूंढ रही होती है। उसके बाद हम रिपोर्टर कुमावत को देखते हैं जो कि एक पुलिस वाले से बातें कर रहा होता है। वहाँ पर वो पुलिस वाला उसको उस फैक्ट्री से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी होती है और उसे ये लगता है कि कहीं कुमावत को भी ये पैसे वाले लोग मरवा ना दें। तभी वहाँ पर उस पुलिस वाले को MIC गैस के टैंक फटने की खबर आती है, जिसे सुन वो तुरंत अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। और कुमावत भी अपना कैमरा लेकर उस फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे भी किसी भी कीमत पर उस फैक्ट्री को बंद करवानी थी। उसके बाद हम उस फैक्ट्री में मैटसन और इंजीनियर को देखते हैं, जहाँ पर वो इंजीनियर मैटसन को बताता है कि यदि कमरुद्दीन सही समय पर आकर बाकी चैम्बर का कांटेक्ट ना तोड़ता तो आज यहाँ पर पूरा का पूरा भोपाल खत्म हो जाता। जिसके बाद मैटसन वहाँ पर बचे हुए कर्मचारियों से कहता है कि अब जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मैं सीधा अपने सीनियर से अमेरिका में बात करूंगा, इसके बाद वही लोग कुछ कर पाएंगे। साथ ही साथ वो उन कर्मचारियों से कहता है कि जब तक मेरा लॉयर अमेरिका से यहाँ नहीं आ जाता तब तक तुम लोग यहाँ किसी भी मीडिया या रिपोर्टर को फैक्ट्री के अंदर आने मत देना, वरना यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो इंजीनियर वहाँ पर मैटसन से कहता है कि हमें हॉस्पिटल में बता देना चाहिए ताकि यहाँ पर लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन मैटसन वहाँ पर उसे बताता है कि इस गैस का कोई भी एंटीडोट नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर शांत रहने में ही भलाई है। अब कुमावत भी धीरे धीरे फैक्ट्री के नजदीक जाता है और जैसे जैसे वो फैक्ट्री के नजदीक आ रहा था उसकी हालत भी खराब होने लगी थी, लेकिन वो वहाँ पर अपने मुंह में रुमाल बांधकर फैक्ट्री की ओर बढ़ता चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम वेटिंग रूम में बैठे यात्रियों को देखते हैं जो कि सिद्दीकी से कहते हैं कि हमें मदद के लिए यहाँ पर पुलिस को बुला लेना चाहिए, जिस पर सिद्दीकी वहाँ कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं, पुलिस का भी यहाँ पर यही हाल हुआ होगा, इसलिए अब हमें इटारसी स्टेशन से हेल्प मंगानी होगी। तभी वहाँ पर इमाद इंजन लेके पहुँच जाता है, जिसके
बाद सिद्दीकी वहाँ कहते हैं कि हमें इसी इंजन के जरिए इटारसी स्टेशन से मदद मंगानी होगी क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन के सभी कनेक्शन बंद पड़े हैं। लेकिन सिद्दीकी की बातें सुनकर वहाँ के सभी यात्री उससे कहने लगते हैं कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हो। इसके बाद सभी उस इंजन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एक आदमी वेटिंग रूम का गेट खोलकर उस इंजन की तरफ भागता है वैसे ही वो वहाँ पर मर जाता है, जिसे देखकर वेटिंग रूम में सभी की हालत खराब हो जाती है कि आखिर अब करें तो करें क्या। जिसके बाद सिद्दीकी अपने मुंह पर रुमाल बांधकर इमाद के पास जाते हैं और इमाद के पास इंजन में जो बूढ़ा आदमी होता है उसे वो वहाँ से अंदर वेटिंग रूम में ले आते हैं। अब यहाँ पर इमाद सबको बताता है कि ये सब MIC गैस के कारण हो रहा है और ये गैस आंखों और फेफड़ों पर वार करती है और कुछ समय तक इससे बचने के लिए हमें फेस पर गीला कपड़ा बांधना होगा। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग कपड़ा गीला करके अपने मुंह पर बांधने लग जाते हैं। इसके बाद सिद्दीकी इमाद से कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके इस समय इटारसी जंक्शन में खबर पहुंचानी होगी कि किसी भी तरह से गोरखपुर ट्रेन को वहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि अगर वो ट्रेन यहाँ पर आ गई तो उसमें बैठे हजारों यात्री मारे जाएंगे। इसलिए इमाद वहाँ पर लाइन को ठीक करने वाले लोगों को देखने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम विदिशा स्टेशन पर गोरखपुर ट्रेन को देखते हैं जो कि भोपाल से मात्र 75 किलोमीटर की दूरी पर थी और वहीं पर कुछ लोग प्रधानमंत्री की हत्या का बदला सिख लोगों से लेने के लिए उस ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर साजिया के साथ बैठी वो लेडी डर जाती है और वो लोग अंदर ट्रेन में सभी यात्रियों से उनके नाम और उनकी पहचान पूछने लग जाते हैं ताकि कोई भी सिख उनसे बचने ना पाए। तभी उनमें से एक आदमी साजिया के पास आता है, जहाँ साजिया उसे अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम साजिया है और ये मेरी खाला है। जिसे सुनकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसी समय एक टीसी रिजर्वेशन की सारी सीट को फाड़कर बाथरूम में फेंक रहा होता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे वो गुंडे देख लेते हैं। जिसके बाद वो लोग उससे उस लिस्ट को लेकर उसमें एक पंजाबी नाम को ढूंढ ही लेते हैं और फिर वो सभी के सभी उसी सीट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेन का गार्ड आ जाता है और वो उस सिख लेडी से कहता है कि ये लोग कभी भी यहाँ पर वापस आ सकते हैं, इसलिए वो उसे अपने साथ गार्ड वाले डिब्बे में चलने को बोलता है। जिसके बाद गार्ड उन्हें ले जाकर अपने डिब्बे में बैठाकर दरवाजे को लॉक कर लेता है ताकि वो गुंडे अंदर ना आ सके। उसके बाद इटारसी में हम उसी आदमी को देखते हैं जो वहाँ स्टेशन मास्टर विनोद से अपने सामान के बारे में बार बार पूछता है। तभी एक कर्मचारी वहाँ विनोद से कहता है कि अब तो रात हो गई है लेकिन अभी भी भोपाल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। जिसपे विनोद उससे कहता है कि पहले हमें GM रति पांडे की व्यवस्था करना है, उसके बाद ये सब देखेंगे। इसके बाद हम इमाद को देखते हैं जो कि उन कर्मचारियों को देखने जाता है जो कि कम्युनिकेशन लाइन को ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन इमाद वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर तो सभी के सभी लोग मर चुके हैं। अब वहीं दूसरी तरफ स्टेशन में वो चोर सिद्दीकी से कहता है कि यहाँ से हम बाहर कैसे जाएंगे। जिस पर सिद्दीकी उससे कहते हैं कि पहले मैं गोरखपुर ट्रेन को रोकने के लिए लाइन के कनेक्शन को चेक करके आता हूँ, उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ से कैसे निकलना है। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग सिद्दीकी पर भड़क कर कहते हैं कि वो सभी के सभी उस गोरखपुर वाली ट्रेन में ही बैठकर वहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए सभी सिद्दीकी को रोकने लग जाते हैं। लेकिन वो पुलिस वाला वहाँ पर अपनी बंदूक निकाल लेता है, जिससे सभी लोग डर के पीछे हट जाते हैं। इतने में ही इमाद वहाँ पर आकर सिद्दीकी को बताता है कि उन्होंने लाइन की एक वायर तो ठीक कर दी है, लेकिन आगे का काम करने से पहले वो सब के सब मर चुके थे, इसलिए आगे की लाइन ठीक नहीं हो पाई। अब सिद्दीकी वहाँ पर समझ जाते हैं कि उन्होंने पक्का मेन वायर ही जोड़ी होगी, इसलिए वो ब्लॉक फोन के जरिए इटारसी जंक्शन में बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस ब्लॉक फोन को लेने जाते हैं वैसे ही वो देखते हैं कि वहाँ की भीड़ भड़कम ने उस ब्लॉक फोन को तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी वो उसे कैसे भी ठीक करके पास के ही एक स्टेशन जिसका नाम सुखी सेवनिया होता है उस स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि गोरखपुर ट्रेन को सुखी सेवनिया में ही रोक दिया जाए। इधर इटारसी जंक्शन से भी भोपाल स्टेशन की स्थिति जानने के लिए वहाँ पर फोन आता है, जहाँ पर वो पूछते हैं कि भोपाल में सब ठीक तो है ना। इतने में ही सुखी सेवनिया के स्टेशन मास्टर को भोपाल से सिद्दीकी का फोन आता है, लेकिन उसमें कोई भी आवाज ट्रांसफर नहीं होती, यानी कि ये ब्लॉक फोन भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। जिसपे सुखी सेवनिया का स्टेशन मास्टर इटारसी जंक्शन में बताता है कि भोपाल से कनेक्शन हो रहा है लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आ रही है। जिसके बाद वो कर्मचारी फिर से विनोद से कहता है कि सर भोपाल से अभी भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जिस पर विनोद उस पे ही भड़क जाता है। तभी वहाँ पर वो सामान ढूंढने वाला आदमी वापस आता है और वो वहाँ विनोद से कहता है कि मैं कुछ मदद करूँ क्या। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी ID दिखाता है जो कि GM रति पांडे होता है और उसे देखकर वहाँ सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये लोग इसी आदमी को कई बार अपनी ऑफिस से बाहर भगा रहे थे। तभी वो वहाँ पर पूरी जानकारी लेता है। उसके बाद वो भोपाल के DM ऑफिस में फोन करता है, जहाँ DM ऑफिस से रति पांडे को पता चलता है कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से MIC गैस के कारण ही सब मर रहे हैं। अब ये सुनते
सुनते ही वो सभी के सभी लोग नक्शे में उस फैक्ट्री को देखते हैं जो कि भोपाल स्टेशन के पास ही होती है। तभी वो सोचते हैं कि शायद पूरा स्टेशन का स्टाफ ही वहाँ पर मर गया होगा। तभी रति पांडे वहाँ पर कहता है कि भोपाल के पास जो सुखी सेवनिया स्टेशन है वहाँ से कोई भी ट्रेन क्रॉस नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ये सेवनिया स्टेशन मास्टर को फोन करके ट्रेन को रोकने का आदेश देते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ से गोरखपुर ट्रेन निकल जाती है और यहीं हम ट्रेन में देखते हैं गार्ड की बोगी खुलवाने लगते हैं, लेकिन गार्ड वहाँ पर दरवाजा नहीं खोलता। इधर भोपाल में फंसे सभी लोग इस उम्मीद में होते हैं कि कोई आकर उन्हें बचा लेगा, लेकिन अब तो गोरखपुर ट्रेन भी उनकी तरफ ही आ रही होती है। यानी कि अब यहाँ पर भयानक प्रलय होने वाला है। और दोस्तों, इसी के साथ इस वेब सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसके दूसरे भाग को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए।